and today we will discuss about the historical evolution of the Indian Constitution. तो पॉलिटी में सबसे पहली जो शुरुआत हम करते हैं वो हम करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। जैसा आपको पता ही है कि बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ अदर पीपल। ठीक है, राजा महाराजा और इन सब लोगों के अंडर में था। उसमें क्या थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे और सभी लोग उसमें थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किस तरीके से होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसमें हम सारी डेट्स और टाइमलाइन देखना शुरू करेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले कि इसको हम दो फेजेस में बांट सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ इसको हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज है बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सेकंड इज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब 1773 में क्या हुआ था कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद में जो था, ब्रिटिशर्स इंडिया में मजबूत हो गए थे और जब वो मजबूत होने लगे थे तो वो एक टेरिटोरियल पावर के तौर पे उभर के सामने आए। ठीक है, अब जब टेरिटोरियल पावर के तौर पे वो लोग उभर के सामने आए तो एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहां पे कई तरह के लोग होते थे, क्योंकि आप इनको जनप्रतिनिधि जिनको बोलते हैं वो खाली एक ही वर्ग को नहीं करते, वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे जो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे और दूसरा जो ग्रुप था मिशनरीज का, इन लोगों ने क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में कई तरह की गड़बड़ी कर रही थी, ऐसा इन लोगों ने बोला। तो इन लोगों ने बोला कि किसी तरीके से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे कंट्रोल में करना शुरू करा। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी तरह से चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड करती थी उसके बारे में बताया गया और दूसरा ये बताया गया कि उसके पॉलिटिकल राइट्स कितने होंगे। ये सारी की सारी चीजें बताई गई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी पावर कम की जा रही है और ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे मेनली हो रही है। उसी के साथ 1813 का आता है, 1833 आता है, 1853 आता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आप डेट्स याद रखिएगा और इनसे ही कुछ कुछ चीजें लेके जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीजें हमने ली गई है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे देशों की अच्छी चीजें ली गई है, बट मेन जो था वो इस रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आएंगे उनसे लिया गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि 1833 से पहले, ठीक है, 1833 यहां से पहले जितने भी ये रूल्स हैं इनको क्या बोलते थे, रेगुलेशंस बोलते थे। रेगुलेशन क्यों बोलते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में किया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और उसके बाद इनको एक्ट्स कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए एक्ट एक्ट एक्ट। ओके, तो इससे पहले रेगुलेशन बोलते थे, इसके बाद इनको एक्ट कहा जाने लगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं 1857 के बाद भी क्या क्या चीजें होनी शुरू होती है। तो 1857 के बाद में भी कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास में। 1857 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि हम डायरेक्ट अगर इंडिया के लोगों के साथ में लड़ाई करेंगे, दे कैन नॉट विन डायरेक्ट फाइट, क्योंकि इतना जबरदस्त रिवोल्ट हुआ था तो उनको पता चला कि वो डायरेक्टली इंडिया से फाइट नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने शुरू करे जिनसे वो इंडियंस को कंट्रोल कर सके। तो पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये तुरंत 1857 की क्रांति के बाद आता है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो पहले क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया जा रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर बढ़ रही थी। अब क्या करने लगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस की पार्टिसिपेशन देने लगी। जैसे जैसे ये एक्ट आप देखेंगे नीचे, यहाँ पे क्या होने लगा कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया जाने लगा, कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाने लगा डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, साथ साथ में जनता का विरोध चल रहा था, पूरी तरीके से लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। और सबसे मेन रोल हुआ था वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का। इसकी वजह से अंग्रेजों की कमर टूट गई थी और धीरे धीरे उनको क्या था, इंडिया से अपने आप को समेट के वापस जाना पड़ा। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या बात बोलता है इसको देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट क्या करा, इंडिया के मामलों को अपने हाथ में लेना शुरू करा। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को डायरेक्ट
अपने हाथों में लेना शुरू किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से लूटपाट चल रही थी। इंडिया में बहुत ज्यादा दिक्कत वो लोग कर रहे थे, ठीक है, यानी इंडिया की संपत्ति को लूट के ले जा रहे थे, इंडिया की संपत्ति को वो लोग लूट के ले जा रहे थे और अपने देश में लेके जा रहे थे। पर क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी लॉस में जा रही थी। सबसे बड़ी बात देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खुद लॉस में जा रही थी, बट उसके ऑफिशियल्स जो थे वो अमीर हो रहे थे। तो यही बात को पॉइंट उठा के इन लोगों ने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन था वो ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल की पोस्ट दे दी गई। और पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके टाइम पे 1773 का रेगुलेशन आया, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी, यानी जो गवर्नर जनरल फैसले लेगा अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए भी उत्तरदायी हो गया। और ये इसके जो फैसले होंगे वो 4 मेंबर की कमेटी होगी, उनके कंसेंसस से होंगे। जब वो लोग इनमें एक किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे तब उसको ये इंप्लीमेंट कर पाएगा। बिल्कुल निरंकुश नहीं था, इसको चेक करने के लिए 4 लोगों की मेंबर की कमेटी बनाएगी। तो ये कुछ रेगुलेशन 1773 में चेंजेस इन्होंने मेनली किए। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1773 में ही कुछ और भी एक्ट्स आए, कुछ और भी चीजें आई जिनको हम अब देखते हैं। तो उसमें और क्या चीज थी, इन्होंने क्या करा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन किया, ठीक है। अब मद्रास और बॉम्बे इनको सब्सिडरी कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के, यानी कि इनका एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, इधर इनका बॉम्बे था, ठीक है, और साउथ में जो था मद्रास था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको और इनको इसके अंडर में कर दिया, यानी इसको एक तरह से सेंटर बना दिया। और ये दोनों दो हो गए लेजिस्लेचर हो गए स्टेट के, ठीक है। इसको ज्यादा पावर दे दी बंगाल को, और बॉम्बे और मद्रास को कम पावर कर दी। ये चीज इन्होंने करी। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में, और उसका गठन हुआ था कलकत्ता में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी हैव टुडे। ये सुप्रीम कोर्ट क्या था, बेसिकली इन्होंने अपने मैटर को सेटल करने के लिए, यानी यूरोपियंस जो थे और खासतौर से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये चीज बनाई थी ताकि इंडियंस के मैटर में किसी भी तरीके का कोई भी फायदा उनको ना मिल पाए, ठीक है। ये इन्होंने करना शुरू करा था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा था कि जो कंपनी में काम करने वाले अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे, उनको प्राइवेट ट्रेड पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, यानी कि उनको अपना बिजनेस करने का पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया। और इंडियन से गिफ्ट भी नहीं ले लेते, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इंडिया की पॉलिटिक्स में अपना अलग से भी रोल करते थे, समझ रहे हैं ना। यानी एक समझो कि थानेदार साहब है, ये क्या कर रहे हैं, गुंडों से भी पैसा ले रहे हैं, सरकार से भी पैसा ले रहे हैं, और दोनों की तरफ की बात बोल रहे। तो ये चीज ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप कोई भी कंपनी का ऑफिशियल है, वो अनऑफिशियली किसी से कोई पैसा नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज थी। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, ठीक है। उसको रेवेन्यू बताएगी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरह से ऑडिट मैकेनिज्म चला दिया गया। ऑडिट इसमें लगा दिया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी झोल होता है तो वो किसको पता चलेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलेगा। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम आगे देखते हैं और चीजें क्या हैं। ओके, अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसके टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बहुत सारी चीजें की गई इंडिया में, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक और वीडियो में, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगला जो आता है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट किसको इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उस टाइम इंडिया में इनका गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और जो पिट्स थे, विलियम पिट्स थे, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो देखो प्राइम मिनिस्टर वाला जो सिस्टम है, ये विलियम पिट्स है, ठीक है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अब हम इंडिया में देख रहे हैं या और कंट्रीज में देख रहे हैं, 1784 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता था। यानी वहां पे डेमोक्रेसी जो थी, स्यूडो डेमोक्रेसी कह लो या जैसा भी आप चाहो, वो जो था वो पहले आ चुकी थी वहां पे, ठीक है। तो विलियम पिट्स वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हुई, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके दो फंक्शंस बता दिए गए। पहला था कमर्शियल, यानी रिलेटेड टू ट्रेड, और दूसरा इसका बता दिया गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब राजाओं के साथ में लाइजनिंग करना, किसी पे कब्जा करना, किसी से लड़ाइयां करना, जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो सारे अलग, और कमर्शियल मैटर्स अलग। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की दो स्पेशलाइज्ड डिवीजन बना दी गई अलग अलग, ठीक है। अब इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया कमर्शियल मैटर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल एंड
पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बनाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो इसके सेग्रीगेशन किए गए क्लियरली। फिर क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की स्ट्रेंथ में पहले 4 लोग थे, तो जब 4 लोग थे तो क्या होता था कि 2 लोग इस तरफ हो गए, 2 लोग इस तरफ हो गए। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, टाई हो गया। तो जब टाई हो गया तो फिर किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं सकते थे, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, 4 से हटा के 3 लोग कर दिए। 3 लोग करने से क्या हुआ कि जो भी डिसीजन है 2 लोग एक तरफ हुए तो वो डिसीजन फाइनल हो गया, ताकि और जल्दी ये लोग फैसला ले सके। उसके बाद जो भारतीय अफेयर थे वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आ, ठीक है। मैंने आपको कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर घटेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर बढ़ेगी, इसी चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कंपनी ने भारत में क्षेत्र कब्जाए हुए थे, अवैध कब्जे बोला जाएगा उसको, उनको कहा गया द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार उनको नाम लिया गया द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश सत्ता के वो जो कब्जे वाले क्षेत्र है उनका नाम दिया गया, ठीक है। और इसके बाद गवर्नर्स काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया मद्रास और बॉम्बे में भी। तो जैसे पहले काउंसिल बनी थी बंगाल में, अब मद्रास और बॉम्बे में भी एक एक गवर्नर की काउंसिल बना दी गई। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कुछ मेन हेडलाइंस है, कुछ मेन चीजें हैं जो हमने यहाँ पे देखी। बाकी विलियम पिट के नाम पे था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में बहुत सारी चीजें हुई, अब देखते हैं उन चीजों को क्या है। इसमें क्या था कि ट्रेड मोनोपोली कंपनी की इंडिया में 20 साल के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1793 तक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी, इवन वहां की सरकार भी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती थी। और इस ट्रेड मोनोपोली को इन्होंने बढ़ा दिया अगले 20 साल तक, ठीक है। यही प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है, मोनोपोली। फिर उसके बाद क्या हुआ, The act established that acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown and not its own right। यानी कि उन्होंने क्या करा, सिंपल बोल दिया कि भारत में जो भी जमीनों पे कब्जा होगा, जो भी पॉलिटिकल फंक्शन होंगे, वो राजा के या रानी के या क्राउन के कहने पे होंगे, उसके नाम से होंगे। जो करेगा उसका कोई उस पर कोई पावर, कोई प्रॉपर राइट नहीं है। जो करने वाला है वो सब कुछ डिपेंड करेंगे क्राउन के नाम से वो चीजें होंगी, ठीक है। गवर्नर जनरल को जो था और ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक है। वो काउंसिल के डिसीजन को भी ओवरकम कर सकता था, क्योंकि काउंसिल में क्या हो जाता था, लॉबिंग हो जाती थी। जो 3 लोगों की मेंबर की काउंसिल थी, उसमें क्या था कि गवर्नर फैसला खुद के नहीं ले पाता था, तो उन्होंने बोला कि अगर गवर्नर चाहे तो इन काउंसिल के मेंबर की बात को भी ना सुने, ठीक है। और इसको अथॉरिटी दे दी गई कहाँ के गवर्नर्स के ऊपर, मद्रास और बॉम्बे के। तो ये ध्यान रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास के जो थे उनको बोला जाता था गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। उसको गवर्नर जनरल की रैंक नहीं दी गई, यानी इंडिया में जितना भी पोजीशन देखेगा वो बंगाल का गवर्नर देखेगा, ठीक है। ये चीज थी कि अगर गवर्नर जनरल जो है वो मद्रास में है, गवर्नर जनरल बंगाल वाला मद्रास में, और वो कोई फैसला देता है तो वो उसके जो लोकल गवर्नर है उसके ऊपर भी सुपरसीड करेगा। यानी कि अगर कोई, जैसे मान लो स्टेट हो गया, आज की डेट में अगर आप समझना चाहो, स्टेट और सेंटर है, दोनों ने किसी चीज के ऊपर कोई रूल बनाया, फैसला बनाया, तो सबसे पहले किसका रूल माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा, फिर स्टेट का माना जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, बट उस टाइम क्या था कि अगर गवर्नर जनरल ने कुछ कहा तो मद्रास के या बॉम्बे के गवर्नर की बात को भी टाल सकता है, वो सुप्रीम पावर उसको बना दिया गया, ओके। ये चीज इसमें बताएगी। और अगर गवर्नर बंगाल में नहीं है, लड़ाई करने के लिए गया है, किसी भी काम से गया है, तो वो अपने पीछे एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा जिसके पास में उसकी पावर होगी। ये कुछ इसके रूल रेगुलेशन थे और ये इस तरह से चीजें आगे बढ़ती, ठीक है। ये होता। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में और भी कुछ चीजें थी, उनको हम देखते हैं। अब इन्होंने ये रूल बना दिया कि कंपनी जितना कमाएगी उसमें उसका जितना भी खर्चा होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देना पड़ेगा इंडियन रेवेन्यू में, ठीक है। यानी ये फिक्स कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 5 लाख रुपए जो है वो कैसे भी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। एनुअली हर साल 5 लाख रुपए फिक्स कर दिया गया कि भैया ठीक है, तुम इंडिया में ट्रेड करो, पॉलिटिकल एक्सपेंशन करो, बट तुम्हें 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर बार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया। अब अगर कोई सीनियर कंपनी ऑफिशियल था, उन पे पहले से इन्होंने रोक लगा दी थी कि भाई प्राइवेट ट्रेड तो आप करोगे नहीं, अपने आप बिजनेस पर्सनल चलाओगे नहीं, अगर आप इंडिया छोड़ोगे भी विदाउट परमिशन तो आपको रेजिग्नेशन माना जाएगा और आपको तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा था, जब ये लोग यहाँ से पैसा कमा कमा के जाते थे ना विदेशों में, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी।
एक ह्यूमन का बेसिक नेचर होता है जेलेसी। तो जो लोग ब्रिटिश में थे वो कहते थे हम लोग इतना कमा रहे हैं, हम पे तो इतना पैसा नहीं है। और यहाँ से जो एक सिपाही भी जा रहा था मामूली बच के वापस, वो जो था करोड़पति बन के जा रहा था वहां पे। तो वो इसी वजह से था कि वहां इंडिया में ट्रेड, ये लोग चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को हटा दो और बाकी लोगों को भी इंडिया से ट्रेड करने दो। ठीक है, ये इस तरह से लूट इन्होंने मचा रखी थी। ठीक है, कंपनी को और भी अथॉरिटी दी गई कि वो लाइसेंस जारी करेगी। अब यहां से लाइसेंस राज की शुरुआत है 1793 से। कंपनी क्या करेगी, इंडिविजुअल और कंपनी को लाइसेंस जारी करेगी इंडिया से बिजनेस करने का, ये पावर इसको दे देगी। ठीक है, इससे इन्होंने क्या करा, ओपियम ट्रेड शुरू कर दिया चाइना से। अफीम की जो बिजनेस था चाइना के साथ वो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, जैसे पहले इन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल दो मैटर अलग अलग बना दिए थे, अब सिमिलरली इन्होंने क्या कर दिया कि कंपनी का जो था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, यानी कि मनी मैटर को अलग कर दिया गया, और जुडिशरी इसको अलग कर दिया गया। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में एक मनी बिल जाता है, यानी कि जिसमें पैसे से रिलेटेड बातें होती है, और एक जनरल होता है बिल। ठीक है, तो मनी बिल को इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पे देना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो माल अदालतें थी उनको भी हटा दिया। रेवेन्यू कोर्ट्स होते थे पहले, उनको इन्होंने हटा दिया। क्योंकि देखो, इधर से उधर माल ले जाने का सारा काम यही लोग करते थे, और बाकी इंडियन लोग तो करते नहीं थे। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस टाइम पे इंडिया के जो मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, इस इंडिया ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया इंडिया में। अभी आपने देखा था पिछले उसमें, अब देखिए 1793 में ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी गई, और फिर 1813 में आके इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक ही काम था कि वो चाय और अफीम का जो व्यापार चलता था उस पे तो पार्टिसिपेट करेगी, बाकी और किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ओके, तो ये इसका इन्होंने रूल यहाँ पे बना दिया था। ओके, ये चीज थी। अब ट्रेड इन इंडिया वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो सभी लोग जो थे पार्टिसिपेट कर सकते थे इंडिया के साथ ट्रेड में। ठीक है,